We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone. So we did not go to Afghanistan for nation build. हम अफ़गानिस्तान में उनकी कौम के हालात बेहतर करने के लिए नहीं गए थे। ये अल्फाज हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के, जिन्होंने रिसेंटली ये जो पहले पॉलिसी रही है डोनाल्ड ट्रंप के दौर से जो ऐलान किया गया था कि अफ़गानिस्तान से जो लॉन्गेस्ट वॉर इन हिस्ट्री है अमेरिका की 2001 से जो चल रही है वहाँ पर तकरीबन 20 साल से, उसको ख़त्म करने का वक्त आ चुका है और हम अपने ट्रूप्स वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हुआ ये कि ट्रंप साहब तो वो ना कर सके, लेकिन जो बाइडन ने आते साथ ही एक रैपिड पुल आउट किया है अफ़गानिस्तान से और तकरीबन सारे ट्रूप्स उनके इस महीने के एंड तक वहाँ से निकल जाएंगे। अब भी आई गेस एक मेजॉरिटी लेवल पे विड्रॉल हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो ये सारी सूरत हाल जो टर्मोइल की अफ़गानिस्तान में बनी हुई है, इसकी तारीख़ क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है, क्यों अफ़गानिस्तान इतना अनस्टेबल रीजन है कि वहाँ पर मेजर पावर्स आती रहती हैं और डीस्टेबलाइज़ करके उसको चली जाती हैं इस तरह से या हार जाती हैं, और क्यों ये सिविल वॉर की जो कैफियत है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा आजकल के दौर में जो तालिबान रजीम है वो क्या करने जा रही है अफ़गानिस्तान में और आगे क्या हो रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ब्रीफ हिस्ट्री। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो तारीख़ है वो इतनी वॉलेटाइल और इतनी बड़ी है और इतनी कॉम्प्लेक्स और पेचीदा है कि उसके अंदर आप 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में भी मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री उसकी मुकम्मल नहीं कर सकते, जो कि इवन मॉडर्न हिस्ट्री की भी अगर आप बात कर लें तो सुपरफिशली उसको टच करूँगा ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हिस्ट्री की क्लास देना, पर्पस ये है कि नैरेटिव क्या होना चाहिए हमारा उसको कैलकुलेट करें तारीख़ को देखते हुए और आज जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं उसको देखते हुए। तो होता ये है कि अफ़गानिस्तान शुरू से ही इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो यहाँ पर आती हैं और उनका कब्रिस्तान ये बन जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर जिसने सिर्फ एक कंपनी के बलबूते पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बलबूते पे पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, चंद हज़ार फ़ौजियों की बेसिस पे सिर्फ करोड़ों की आबादी को महकूम बना लिया था, वो भी अफ़गानिस्तान का कुछ ना बिगाड़ सके और 3 एंग्लो अफ़गान वॉर्स हुई और जो तीसरी जंग थी जो कि आई गेस 1920s में होती है, उसमें अफ़गानिस्तान को कम्प्लीटली आज़ादी मिल जाती है। तो हम 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो रहे हैं, वो भी इसलिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में पसपाई हो गई यूके की और उनकी इकॉनमी कमज़ोर हो गई तो वो मज़ीद इन कॉलोनीज़ को ना रख सके, वरना कोई बड़ी अपराइजिंग कोई जंगो जदल नहीं चल रही थी यहाँ पे जिससे गोरा भाग जाता यहाँ से। लेकिन उनको जाना इसलिए पड़ा कि दे नो लॉन्गर कुड अफोर्ड दीज कॉलोनीज़, बट अफ़गान्स दे फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड दे डिटर्ड द इंग्लिशमैन, और उनको 1922 में ही फ़तह मिल गई उस टाइम पे। और उसके बाद में अमानुल्लाह ख़ान जो लीडर था उनका, आप लोग आज सोचते होंगे कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है कितनी कंजर्वेटिव है, कितनी बैकवर्ड है, कितनी रिग्रेसिव है और किस कदर दकियानूसी है और जो है वो बुनियाद परस्त हुकूमतें यहाँ पर आती हैं जो कि ना औरतों को आज़ाद करने की बात करती हैं ना तालीम देने की बात करती हैं। लेकिन टू योर सरप्राइज़ जो 1920s की अमानुल्लाह ख़ान की हुकूमत थी उस टाइम उसने गर्ल्स एजुकेशन के लिए कैंपेन की, उसकी बीवी ने और उसने, और ख़वातीन की तालीम को बढ़ाने के लिए स्कूल खोले, नए इंस्टीट्यूट बनाए। उसके अलावा लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ लेकर आए वो लोग और ख़वातीन को डाइवोर्स लेने का हक़ दिया कि उन पे घरों में तशद्दुद ना हो सके और अगर हो तो वो डाइवोर्स के लिए प्ली कर सकें पहले। तो इसी तरह फिर चलते चलते बहुत से रजीम चेंजेस बीच में आते रहे। कुछ ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स थे, कभी वो पावर में आ गए, कभी दूसरी पार्टी पावर में आ गई। मकसद वो सारे को टच करना नहीं है। 1960-70s पे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 60-70s में भी अफ़गानिस्तान मेजरली एक पीसफुल इलाका है। बड़ी स्ट्रेंज बात है, हालांकि कोल्ड वॉर उस टाइम स्टार्ट होने जा रही थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। दुनिया में अक्सर जगहों पे जो है वो खासी सिविल वॉर्स भी हो रही थी। अमेरिका के अंदर अच्छी खासी एक जो है ना वो अपराइजिंग चल रही थी सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से, जो अपने हकूक़ के लिए जो तहरीक चली थी। तो 1960-70s में भी अफ़गानिस्तान में पीस था और टूरिज़म स्पॉट थी वो। वहाँ पर जो हिपीज़ थे, जो वेस्टर्न ट्रैवलर्स हुआ करते थे, वो आया करते थे। और इसके अलावा एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी वहाँ पे और लोग बड़े फ्रेंडली थे। किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि वहाँ पर कोई फ़ॉरेन टूरिस्ट जाएगा तो उसकी लाश मिलेगी कल को। होता ये है कि फिर आगे जाके एक कम्युनिस्ट लीडर था जिसका नाम था नूर मोहम्मद तराकीस।
तो जो नूर मोहम्मद तराकी है उसको असैसिनेट कर दिया गया और उसकी असैसिनेशन के बाद बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया और उसके बाद एक सिविल वॉर की कैफियत शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो ये देखते हुए, क्योंकि वहाँ सर्द जंग का दौर था और उस दौर में अमेरिका और रूस दोनों ताकत के लिए जो बाहर बैरूनी ताकतें थीं उनमें अपने इन्फ्लुएंस को कायम करने के लिए इन्वेजन्स कर रही थी, इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रही थी। तो यूएसएसआर जो कि सोवियत यूनियन थी उस टाइम पे रशिया की, उसने देखा कि अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है क्योंकि वैक्यूम बना हुआ है बहुत बड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी भी वहाँ पर मौजूद है जो कि वर्कर्स पार्टी है या इस तरह की और पार्टीज़ वहाँ पर मौजूद थी, वो पार्टीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्यों ना वहाँ पर जाके इन्वेड करें इनको और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लें ताकि अमेरिका कल को यहाँ पे इस खित्ते में अपना असर रसूख पैदा ना कर सके। तो 1979 में जी रशिया इन्वेड कर देता है और रशिया इन्वेड करता है तो अमेरिका परेशान हो जाता है। अमेरिका कहता है कि यार अब हम क्या करें, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आकर बैठ गए तो ये सारा जो सेंट्रल एशिया का रीजन है या इस तरफ एशिया का रीजन है, पाकिस्तान लगता है एक तरफ, दूसरी साइड पे चाइना भी है, तो इस सारे खित्ते में अगर रूस दरमियान में आकर बैठ गया हमारे लिए तो बहुत बड़ा ख़तरा है कि कल को पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है या जो पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है वो कहीं पूरा रशियन ब्लॉक ना बन जाए, कहीं पूरा यूएसएसआर के अंडर ना आ जाए। सो दे हैड टू डू समथिंग वेरी रैपिडली एंड दे डिड दैट। उन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया और मुजाहिदीन कौन थे? वही लोकल फाइटर्स थे जो कि सोवियत रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उस टाइम पे। तो होता ये है कि CIA अपना सारा वज़न मुजाहिदीन के सपोर्ट में उनके पलड़े में डाल देती है और इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होता है क्योंकि पाकिस्तान बहुत हेल्प करता है उन लोगों को कि आप जी हमें पैसा दें, हम मज़ीद ट्रेनिंग कैंप्स बनाएंगे। तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स खुलते हैं और उस टाइम पे ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे, इवन के मानसेरा तक के इलाके या और जगहों पर खुलेआम ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद थे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के और लोग जाया करते थे वहाँ पे लड़ने के लिए, अफ़गान जहाद में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उसके एवज़ ज़िया-उल-हक साहब ने अच्छे खासे पैसे लिए और इवन के जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने सपोर्ट किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो वाकई इस्लामिक जिहाद था और वो मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम डाउट कर सकें उसको, लेकिन बात यह है कि वो डॉलर लेकर किया था अमेरिका से। और उसके अलावा बात यह है कि जो लिटरेचर मदारिस में, जो सेमिनारीज़ में, मदरसों में लिटरेचर बांटा जा रहा था बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए और वॉर के लिए तैयार करने के लिए, वो सारा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पब्लिश हो रहा था। अमेरिकन्स ने वो लिटरेचर छापा कि किस तरह से आपको जहाद की ज़रूरत है, किस तरह से वक्त आ चुका है हथियार उठाने का अल्लाह के लिए। ये अल्फाज अमरीकी लिख के दे रहे थे हमारे मदरसों में और फिर लोग हथियार यहाँ से उठा के जा रहे थे उस तरफ। तो होता ये है कि उसके बाद में जिमी कार्टर भी सपोर्ट करता है, मैंने जिस तरह से बताया आपको। और स्टिंगर मिज़ाइल जब आता है ना तो फिर तो जो रशियन आर्मी है वो निस्तो नाबूद हो जाती है। स्टिंगर मिज़ाइल वो जो अफ़गानी हैं सारे, वो जो अफ़गान मुजाहिदीन थे उस टाइम पे, वो अपने कंधे पे रख के फ़ायर करते थे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो उनके हेलीकॉप्टर्स थे और एयरक्राफ्ट्स थे वो गिर जाया करते थे उससे। तो उन्होंने दिनों के अंदर जो एयर सपोर्ट थी सारी रशिया की वो तो डिस्ट्रॉय करके रख दी और इतने लॉसेस होना शुरू हो गए दैट रशिया हैड टू टॉक। अमेरिका और रशिया बैठे और उन्होंने एक पैक्ट साइन किया कि हम अपनी आर्मीज़ विड्रॉ करेंगे और अमेरिका ने कहा ठीक है हम भी फंडिंग विड्रॉ करेंगे, पहले अपनी आर्मीज़ निकालो वहाँ से। तो इस तरह से मुजाहिदीन से काम लिया अमेरिका ने, रशिया को हरा दिया और सोवियत यूनियन टूट गई। लेकिन बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ अफ़गान वॉर की वजह से सोवियत यूनियन हार गया और टूट गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उससे पहले ही टूटना शुरू कर दिया था उसने और उसकी वजह थी दो पॉलिसीज़, एक ग्लासनोस्ट और एक पेरेस्ट्रोइका। कभी बात करूंगा इस पे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी तो ये सोचते हैं कि हमने अफ़गान जिहाद में अगर रूस को हरा दिया इसी वजह से उनकी एम्पायर पूरी टूट गई है। बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत बड़ी तारीख़ है इसकी, क्योंकि अमेरिका ने इकनॉमिकली मुआशी तौर पे थका दिया था उनको, एग्जॉस्ट कर दिया था स्पेस रेस कर करके और हथियार बना कर। सिर्फ अफ़गान वॉर उसका एक हिस्सा था एक बहुत बड़े पैराडाइम का। तो खैर आगे चलते हैं जी। अब होता यह है कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो एक साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी जो उठी मुजाहिदीन की, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैरूनी दुश्मन वहाँ से गया तो जो लोकल वॉरलॉर्ड्स थे वो सारे आपस में लड़ना शुरू हो गए और एक दूसरे को मारना शुरू हो गए। 1992 में इतना पावर वैक्यूम शुरू हो गया कि पूरी सिविल वॉर की कंडीशन थी। जिसके पास जो इलाका हाथ लग रहा था वो वहाँ पर कत्लो गारत कर रहा था, रेप भी कर रहा था, लूट मार भी कर रहा था और मज़ीद एरियाज़ को अपने रोल में लेने के लिए जो हो सकता था वो किया जा रहा था उस टाइम पे। और ह्यूमन राइट्स के हालात बहुत ही बुरे थे। हालांकि रशिया चला गया था, अमेरिका नहीं ये सारा कुछ कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो होता ये है कि ये सारा कुछ देखते हुए जो वहाँ पर सूरत हाल बन रही है, मुल्ला उमर जो कि लीडर बना तालिबान का 1994 में, तालिबान की बुनियाद रखता है वो, और तालिबान का मतलब ही स्टूडेंट्स है। और स्टूडेंट्स कौन थे? जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए थे मोस्टली, कुछ अफ़गानी मदरसों में भी पढ़े थे, लेकिन तकरीबन 15,000 जो तालिब इल्म थे मदरसों के, जिसमें मोस्टली जो मदरसे थे वो JUI जमीयत उलमा इस्लाम के थे। वो फजलुर रहमान साहब जो कि आज डेमोक्रेसी की कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके अलावा आजकल PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह भी बने हुए हैं, उनके मदरसों से ये तालिबान निकले हैं सारे। और उन्होंने देखा कि वहाँ पावर वैक्यूम है, और शुरू में थोड़ी पॉपुलैरिटी भी गेन कर ली। वो किस तरह से? क्योंकि जो लोग थे वहाँ पर, जो आम अफ़गान बंदे थे, वो वॉरलॉर्ड्स की आपस की लड़ाई से तंग आ चुके थे। तो इन लोगों ने कहा कि हम अमन कायम करके दिखाएंगे, और कुछ ऐसे काम किए भी जो उस टाइम के लिहाज से सही थे। जैसा कि एक लोकल मदरसे में एक जो सरदार था, उसने जो है वो रेप किया बच्चों का 3-4, और उनकी लाशों को फेंक दिया। इन्होंने आके उनको मार के उनकी लाशें लटका दी वहाँ पर। और इसके अलावा हर इलाका जो है ना, ये उसको कॉन्कर करते गए, और एक स्टेबिलिटी मेंटेन की। इन्होंने कहा कि जंग ख़त्म करेंगे। और इस तरह से फिर 1994 में तालिबान की जो कैंपेन मुल्ला उमर के अंडर शुरू होती है, वो 1996 में कंप्लीट होती है। और 1996 में, यानी कि 1996 में, काबुल पे कब्ज़ा करके तालिबान अफ़गानिस्तान के बादशाह बन जाते हैं, और एक इस्लामिक गवर्नमेंट तश्कील दे देते हैं वहाँ पे, और शरिया लॉ के नफाज का ऐलान कर देते हैं। और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क उनकी इस गवर्नमेंट को मानते हैं। एक UAE, दूसरा सऊदी अरेबिया, और तीसरा हमारा और आपका प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो फिर कुछ पॉलिसीज़ जो ये लेकर आते हैं, आप लोग कहेंगे कि अच्छा, अगर वहाँ पर इतनी लड़ाई थी और इन्होंने अमन कायम किया तो शायद कुछ ओपन माइंडेड पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन आप सुने कि आप लोग आजकल क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो पॉलिसीज़ ये होती हैं कि एक तो पतंग उड़ाने पे बैन लगाया जाएगा, काइट फ्लाइंग नहीं होगी। उसके अलावा VCR जो हैं वो तोड़ दिए इन्होंने आके सारे। जो डिजिटल इक्विपमेंट पड़ा हुआ था कहीं पर भी उस टाइम पे, उसको फना कर दिया, बॉम्ब से उड़ा दिया। उसके अलावा दाढ़ी काटने पे पाबंदी लगा दी, शेव नहीं कर सकते, डिज़ाइन नहीं बना सकते दाढ़ी के। ख़वातीन की मैस लेवल पे डोमेस्टिकेशन, नो वुमेन कैन लीव द प्रेमिसेस ऑफ द हाउस। कोई खातून अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर निकलेगी तो फिर वो अपनी खुद ज़िम्मेदार है, सिवाय सिर्फ डॉक्टर्स के या 1-2 उन्होंने एग्जाम्पशंस दी थी। उसके अलावा कल्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जो माइनॉरिटीज़ का कल्चर था, या उसके अलावा सेंट्रल एशियन चंद कल्चर मौजूद थे वहाँ पे, बर्बाद कर दिया उसको। सबका एक रंग का लिबास होना चाहिए ख़वातीन का। उसके अलावा वुमेन एजुकेशन को स्ट्रिक्टली अंडरमाइन किया और कहा कि तालीम लड़कियों के लिए है ही नहीं, ख़बरदार ख़वातीन के स्कूल्स खोले तो, और स्कूलों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके अलावा वो जो बामियान का बुद्धा का स्टैचू था, और 1500 साल पुराना वो एक हेरिटेज था, तारीख़ी असासा जो कि इतना कीमती था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करके निस्तो नाबूद कर दिया, और कहा कि बुत हमारे टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस तरह से एक मैसिव कल्चरल डिस्ट्रक्शन शुरू की इस रजीम ने, जो कि डार्क एजेस की तरफ तालिबान की जो रजीम थी वो ले गई अफ़गानिस्तान को। और मैंने आपको 20s और 60s का अफ़गानिस्तान का नक्शा बताया है, और ये जो नक्शा बता रहा हूँ ये लेट 1990s का है। तो इस तरह से इन्होंने पास्ट की तरफ का सफ़र शुरू करवाया तालिबान ने अफ़गान कौम को, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 9/11 हो जाता है, और 9/11 कौन करता है जी? उसामा बिन लादेन और अलकायदा, जो कि एक अरब तहरीक थी, असल में उसका मुजाहिदीन से ताल्लुक़ नहीं था। हमारे इमरान खान साहब ने तो चंद साल पहले इंटरव्यू दे के ये कह दिया था कि अलकायदा भी पाकिस्तान की एजेंसियों ने बनाई है, हालांकि उनको ये ही नहीं पता कि अलकायदा से हमारा उतना ताल्लुक़ नहीं था, अफ़गान मुजाहिदीन से था, जो बाद में इवॉल्व कर गए और कुछ इनमें शामिल हो गए। तो उस अलकायदा का जो लीडर उसामा बिन लादेन है, अमेरिका ने कहा अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को कि इसको हमारे हवाले करो, क्योंकि 2001 तक मुल्ला उमर की ही हुकूमत थी वहाँ पे। उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हम कर सकते। तो अमेरिका ने कहा फिर ठीक है, वेदर और अगेंस्ट अस वाली बात, मुशर्रफ को भी कॉल की और कहा कि या हमारे साथ हो या तुम्हारे ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाएंगे जंग करना। मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है सर, हम तो आपके साथ हैं। तो इन्वेजन किया, और उसामा बिन लादेन को ये दे नहीं रहे थे, शेल्टर कर रहे थे, इसीलिए US ने इन्वेड कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत किया।
क्योंकि अगर यूएस जो उस टाइम फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ा सोचते समझते कि ये कैसी ट्रेन है यहाँ पे, ये किस तरह का यहाँ पर खदोखाल है, ये कैसी जगह है कि यहाँ पर घुसोगे तो कितना नुकसान होगा और क्या मिलेगा तुम्हें, वो सारा कैलकुलेट नहीं किया, इन्वेजन कर दिया फुल स्केल, वो भी ज़मीन पे फ़ौजें उतार दी। हालांकि सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कर लेते या सिलेक्टेड टारगेट जो है ना वो टैक्टिकल स्ट्राइक्स कर लेते, वो भी नहीं किया। तो फुल स्केल इन्वेजन कर दिया यहाँ पे। और होते होते ये सारा टाइम मैंने आपको बताया, आज 2021 में अमेरिका यहाँ से वापस जा रहा है और तालिबान इतने मजबूत हैं जितने शायद तब भी नहीं थे जिस टाइम अमेरिका ने इन्वेड किया था। अब जहन में सवाल ये पैदा होगा कि ऐसा क्यों है और क्यों तालिबान जो है वो इस तरह से ख़त्म नहीं कर पाया अमेरिका। हालांकि तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 1 से 2 खरब डॉलर, तकरीबन $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, उसके बावजूद कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल सका। तो इसका जवाब ये है कि एक तो जो ट्राइबल कल्चर है ना, उसमें इतना बड़ा वैक्यूम है पावर का कि उसमें लड़ना और वायलेंस करना, वहाँ का जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो टेरेन है वहाँ पर, जो आबादी है जिस तरह की और पहाड़ी इलाके जिस तरह के हैं, वो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ गुरीला वॉरफेयर को ख़त्म कर सकें। दूसरा ये है कि हर रियासत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और असासों को लेके परेशान होती है, इसलिए वो जंग की तरफ नहीं बढ़ती। लेकिन इनके असास ही कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रेन का भी आज तक, रेलवे का निज़ाम सेट नहीं हो सका, तो उन्होंने बचाना क्या है? जितना मर्ज़ी बॉम्ब करो, कच्चे घर ही गिरेंगे ना, और क्या जाएगा तालिबान का? कुछ भी नहीं। और अभी तक तकरीबन 85,000 फाइटर्स उनके पास इस टाइम भी हैं, 1 लाख के करीब की स्ट्रॉन्ग आर्मी है उनके पास। आप जितने मारेंगे उतने और खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इलाका तसल्लुत हासिल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। दे हैव नथिंग टू लूज़ एट ऑल। तो ये चीज़ है कि इसीलिए एक कंटिन्यूड वॉरफेयर की सिचुएशन वहाँ पर चली आती है। और जो एंशियंट टाइम से ही यहाँ पर जितनी आलमी क़ुव्वतें थीं वो आया करती थीं। चंगेज़ ख़ान को देख लो और लोगों को देख लो, बहुत दफ़ा कॉन्कर भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ कभी, लेकिन बहुत ही हॉस्टाइल रीजन है और यहाँ पर इंडल्ज करने से पहले सोचना चाहिए था कि इसके गेंस क्या होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो अब सपोर्ट है ना, वो ओवर्ट कह लें या कोवर्ट कह लें, वो हमेशा की तरह तालिबान के साथ है। पहले भी पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और आयरॉनिकली बेनज़ीर भुट्टो की तरह के पॉलिटिशियंस ने ISI को कन्विंस किया कि आप तालिबान को सपोर्ट करें, और बाद में रिग्रेट भी किया जब दोबारा से वापस आई थी ये पाकिस्तान, जब अटैक हुआ और वो उनको मार दिया गया था। तो उस टाइम पूरी सपोर्ट इंडिया जो था वो नॉर्दर्न जो अलायंस थी उसको सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। तो तब भी हमने इस तरह से किया और अभी भी हम ये शायद यही चाहते हैं कि वहाँ पर तालिबान की रजीम इंस्टॉल हो जाए। उसकी वजह क्या है? हम समझते हैं कि वो इस्लामी हुकूमत है। अब ये ज़रा सुन लें कि कितनी इस्लामी हुकूमत है वो। ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग की है जी इन्होंने, और जितनी माइनॉरिटी की ख़वातीन यानी कि अक़लियतों की ख़वातीन हैं उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में ट्रेड किया और उनके हकूक़ को जो है वो बिल्कुल अंडरमाइन किया। ये इस्लामी हुकूमत है। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन पे बैन लगाया, ये इस्लामी हुकूमत है। कौन से इस्लाम से ये साबित है? मुझे नहीं पता कौन से इस्लाम से साबित है। अगर आपको लगता है कि ख़ातून को पढ़ना ही नहीं चाहिए और ये इस्लाम होता है तो फिर ठीक है, आप भी ले आएँ यहाँ पर इस तरह का इस्लाम। इसके बाद सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉनिशिंग फैक्ट, तकरीबन 1.5 से 3 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है ना अफ़गानिस्तान की, वो है ओपियम यानी कि अफ़यून की, जिससे तालिबान हर ट्रक के ऊपर 20% टैक्स लेते हैं और कहते हैं कि ये ज़कात ले रहे हैं हम। तो अफ़यून के ऊपर ज़कात लेके पैसे कमाने वाले, आप ये समझते हैं कि वो इस्लामी निज़ाम लेकर वहाँ पर आ रहे हैं, जबकि आपको पता ही नहीं कि वो अपनी इकॉनमी सारी ड्रग ट्रेड पे रन कर रहे थे। बेशक मुल्ला उमर ने आके उसको बंद कर दिया था, और वो क्यों किया था वो भी आपको शायद ना पता हो, कि अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो जाए, क्योंकि अमेरिका पॉपी के ख़िलाफ़ था कल्टिवेशन के, और अफ़गानिस्तान गोल्डन ट्रायंगल का वो पार्ट है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ओपियम जो है ना वो क्रिएट करके पूरी दुनिया में स्मगल करते हैं। तो वो करने के लिए किया, लेकिन जब 9/11 हुआ उसके बाद में तालिबान ने फिर से शुरू कर दिया ये काम, और अभी तक उनकी 60% एक रिसर्च के मुताबिक जो इनकम है वो नारकोटिक्स से आती है, यानी कि मनशियात बेच के आती है। और आप ये समझते हैं कि वहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम हो रहा है, और काश हमारे यहाँ भी इस तरह का अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाता। तो ये चीज़ है कि ये सारा कुछ देखते हुए पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा था पिछले दिनों ट्विटर पे कि वी स्टैंड विद तालिबान, जो कि अटरली शेमफुल है। आपने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमारी मैस भी सपोर्ट करती है उनको, हमारी आवाम भी उनको सपोर्ट करती है। और क्यों करती है? क्योंकि वो बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड है। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि क्यों पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा वाली जो
थियोलॉजी वाली एक पैन इस्लामिज़म की का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि पूरी दुनिया में इस्लाम एज़ आलमी निज़ाम हुकूमत, ये कायम करने के पीछे क्या आइडियोलॉजी, इस पर पूरी वीडियो की भी आप देख सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वहाँ इस्लामी निज़ाम कायम हो रहा है, इसलिए हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में ऐसी हुकूमत आए जो कि बच्चियों के स्कूल का दबाव बर्बाद कर दे, जो कि जगह जगह पे अफ्यून के पौधे उगा के वो ट्रेड करे और बाहर बेचे, जो आपके पहाड़ के मिनरल्स जो हैं वो उठा के बाहर बेच के पैसे जेब में डाल ले, जो कत्ल व गारत करे, कोड़े मारे हर एक को गली मोहल्लों के अंदर? क्या आप ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे जो कि कहे कि ख़वातीन का घर से बाहर निकलना हराम है? और अब आप कह रहे हैं कि वो बड़े सिविलाइज्ड हो चुके हैं और अब वो ऐसा नहीं करते। तो आप जाके लोगों से पूछें। अफ़गानिस्तान में अभी एक रिसर्च के मुताबिक जो अभी पोल हुआ है, 85% जो अफ़गान सिटीज़न्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं, एशिया फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक 85% अफ़गान सिटीज़न्स कहते हैं कि हमें तालिबान से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें इनकी हुकूमत नहीं चाहिए। पाकिस्तानीज़ वांट तालिबान इन अफ़गानिस्तान। स्टिल हमने एक लंबी तारीख़ है ये चीज़ करने की कि चाहे तुर्की के अंदर अतातुर्क आ रहा था उस टाइम पे, हमें वहाँ पर खिलाफत उस्मानिया चाहिए थी। आज तालिबान वहाँ पर कत्ल गारत गिरी कर रहे हैं और वहाँ पर जो लोकल कैंपेन चल रही है अफ़गान आर्मी की सपोर्ट में तालिबान के ख़िलाफ़, उसका नारा पता क्या है? अल्लाहु अकबर। तो वो ये कहते हैं कि ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो बुचर्स हैं, और उनके ख़िलाफ़ नारा लग रहा है अल्लाहु अकबर का। और आप ये कह रहे हैं कि वो असल मुसलमान है। अफ़गान आर्मी मुसलमान नहीं है, अफ़गान शहरी मुसलमान नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि अफ़गानिस्तान ये जंग जीत गया अमेरिका के ख़िलाफ़, तो जो लाइनें लगी हुई हैं एम्बेसियों के बाहर, जो लोग जाना चाह रहे हैं छोड़ के, वहाँ से भाग रहे हैं, इलाके खाली कर रहे हैं तालिबान के खौफ से, वो क्यों कर रहे हैं? इस तरह जीतती हैं हुकूमतें कि अगर कोई आलमी एम्पायर को हराया है तो जश्न मनाया जाता है पूरे मुल्क के अंदर, लोग तो बाहर निकल आते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने फ़ाइटर्स को। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट हो रहा है। 85% कह रहे हैं हम तो रहना ही नहीं चाहते इनके रूल के अंदर, और आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी जंग जीत ली गई है जो कि तारीख़ में पहले कभी हुई ही नहीं है। क्रेडिट आपको भी जाता है इसका। और दूसरी बात ये कि हम ये भूल जाते हैं कि TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको कौन सपोर्ट करता है? अफ़गान तालिबान। और अभी रिसेंटली UN ने रिपोर्ट इसी महीने फ़ाइल की है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि 6000 जंगजुओं को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 फ़ाइटर्स को तालिबान ने शेल्टर दिया हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो TTP कौन है? जो कि आपके गली मोहल्लों में धमाके करती है, जिन्होंने APS में आपके मासूम बच्चों के गले काट के उनकी लाशों को आग लगाई। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो जो करने वाले हैं वो TTP हैं, और उनको फैसिलिटेट करने वाले अफ़गान तालिबान हैं। तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि हमें उन लोगों की हुकूमत चाहिए अफ़गानिस्तान में जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे हैं, एंड वी सपोर्ट तालिबान एंड वी स्टैंड विद दोज पीपल। दिस इज़ द लेवल ऑफ द हीनियस मैंटालिटी। इतनी शर्मनाक मैंटालिटी है यहाँ पर कि ये भूल जाते हैं कि आपने तो आप बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमने 60-70 हज़ार शहरी अपने जो है ना शहीद करवाए हैं, इस जंग के अंदर जाने दी हैं। तो ये आपकी खलूस है उसके साथ। अगर जाने आपने जनरली दी हैं तो आप जिसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए ये जाने गई हैं उसके ख़िलाफ़ बोल क्यों नहीं सकते? क्यों सपोर्ट करते हैं उसको? टॉप ट्रेंड कहाँ से आ रहे हैं ये सारे? तो ये चीज़ है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये काफ़ी है कि इंडिया अशरफ गनी को सपोर्ट करता है तो हम तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दें? वाई कांट वी सिट विद इंडिया एंड अशरफ गनी टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन? वाई डू वी हैव टू सपोर्ट द वॉरलॉर्ड अफ़गान तालिबान? तो ये चीज़ है कि अगर कोई बंदा इस सारी तारीख़ को आपने सुना अभी भी तालिबान को सपोर्ट करता है वहाँ पर, तो वो एक नंबर का हिपोक्राइट है। फिर उसको ये चाहिए कि वो कहे कि TTP को भी इस्लामाबाद में रूल करना चाहिए और काबुल में अफ़गान तालिबान को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो उनके लिए पसंद कर रहे हैं इस्लामी प्रिंसिपल के मुताबिक, अपने हमसाये के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो अगर आपको वहाँ पर अफ़गान तालिबान चाहिए तो यहाँ TTP को सपोर्ट करें फिर आप, वरना ये हिपोक्रेसी बंद करें। और मेरा ख़्याल ये है कि तालिबान बहुत जल्द जिस तरह से काबुल पे हमलावर होने वाले हैं, और अगर वहाँ पे तालिबान की रजीम बन जाती है तो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। दोबारा से आलमी लेवल के टेररिज्म के वाक़यात होंगे और दुनिया भर के दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए एक रियासत वजूद में आ जाएगी। ये टाइम है कि सब मिल के आवाज़ उठाएँ उनके साथ, और वो जो गरीब अफ़गान शहरी और ख़वातीन जिन पे जुल्म व जबर हो रहा है अफ़गान तालिबान की तरफ से, अमेरिका ने जो कुछ किया उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो बाहर की ताकत थी, उसका कोई कंसर्न नहीं था। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ख़ुद कह दिया है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था वहाँ नेशन बिल्डिंग करने से।
उसामा बिन लादेन को लेने गए थे, उसको ले लिया, टाइम गुजारा, वापस आ गए, तो उनसे शिकवा क्या करें? वो तो हैं ही इन्वेडर बाहर के, मैंने तो कंडेम कर दिया उनको, लेकिन तालिबान लोकल्स हैं वहाँ के। तो बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पर जो अफ़गान आवाम है, जो बच्चे, जो औरतें वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, अगर उनको छोड़ के उनको मारने वालों के बाजों को आप मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी इंसानियत का अंदाज़ा लगा लीजिए। थैंक यू।